हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? तो अपनी अपनी बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ अब आपके दिमाग में यह बात चल रही होगी कि सीयूईटी 2023 की भी परीक्षा बिल्कुल नजदीक है और सीयूईटी हिंदी माध्यम पर इस बात का ध्यान रखते हुए हिंदी मीडियम में सभी महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी आपको बिल्कुल यहां पर एक साथ एक क्रम से कराई जाएगी, जिसमें आपको कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। इसी क्रम में आज मैं एक चैप्टर लेकर आपके लिए इंपॉर्टेंट आया हूं, भूगोल का मानव क्रियाकलाप प्राथमिक। ठीक है, मानव की जो एक्टिविटीज हैं, मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उसके कई स्वरूप हैं और इस स्वरूप में, इस प्रकार में आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाओं को, जो आपके सीयूईटी हिंदी मीडियम पर आपको दी जा रही है। और जो सीयूईटी का सिलेबस है उसमें भूगोल में ये मेंशन्ड है मानव क्रियाकलापों के रूप में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये ऐसा चैप्टर है जो न सिर्फ भूगोल में बल्कि आपके अर्थशास्त्र में और अन्य राजनीति विज्ञान में, बहुत सारी विषयों में, नागरिक शास्त्र जिसे आप कई जगह कहते हैं, बहुत सारे विषयों के लिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए फटाफट आज के इस इकलौते सेशन में हम एक बार में इस चैप्टर को समझते हैं कि मानव क्रियाकलाप क्या है, इसका अर्थ क्या है। पर इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं भूगोल के, वो भी सारे वन शॉट मौजूद हैं, उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा ताकि सभी चैप्टर्स का क्रम में आपकी तैयारी चलती रहे। तो बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर और समझते हैं कि मानव क्रियाकलाप में प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहा जाता है। अब देखिए, आप इस बात को समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और वो टर्म कहलाता है, यहां पर समझ के चलना है, वो टर्म कहलाता है आर्थिक क्रिया। ठीक है, आर्थिक क्रिया। अब सवाल ये होता है कि भाई आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? मानव क्रियाकलाप वाला ये चैप्टर आप देख रहे हैं, तो आर्थिक क्रिया कहते हैं उन सभी क्रियाओं को जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना आजीविका कमाता है, यानी अपनी रोजी रोटी कमाता है। द एक्टिविटी डन टू अर्न द लिवलीहुड इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, आर्थिक क्रिया मतलब जिस काम से भी आप अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, वो आर्थिक क्रिया है। इन आर्थिक क्रियाओं का विभाजन किया गया है प्राथमिक क्रियाओं में, द्वितीयक क्रियाओं में और तृतीयक क्रियाओं में। ठीक है, अब तो चतुर्थम और पंचम क्रियाओं तक भी है, आगे के चैप्टर में उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिक कुछ अंतर है इन तीनों क्रियाओं में, वो भी देखेंगे और समझेंगे कि क्या है। तो देखिए, मानव के द्वारा धनोपार्जन के लिए किए जाने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। जो भी आप धनोपार्जन के लिए काम करते हैं वो क्रियाएं आर्थिक क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए एक किसान है, वो खेती कर रहा है, इसे धनोपार्जन करेगा, अपनी जीविका चलाएगा, तो ये इसकी आर्थिक क्रिया कहलाएगी। ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो क्या हैं? डिवाइडेड है। तो जैसे इसमें एक आता है इंपॉर्टेंट पार्ट किसका? प्राथमिक क्रिया का। तो प्राथमिक क्रिया क्या है? तो जो भी प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी क्रियाएं हैं, प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनके साथ जुड़कर या इन पर आश्रित होकर जो हम मानव क्रियाएं करते हैं वो क्या कहलाती हैं? वो प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। आ रही है बात समझ में? अब इसमें क्या क्या है देखेंगे। जैसे मान लीजिए कृषि, ठीक है, आखेट एवं भोजन संग्रह, आखेट एवं भोजन संग्रह मतलब क्या? आप खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, कृषि का कार्य करते हैं। आखेट और भोजन संग्रह करते हैं मतलब क्या? आप शिकार करते हैं, आप मछली पकड़ते हैं, भोजन इकट्ठा करके लाते हैं। विशेष करके पुराने कालखंड में, प्राचीन समय में, या बहुत जब आधुनिक समय नहीं था तब इस तरह के क्रियाकलाप ज्यादा किए जाते थे कि जंगलों में जाकर हमको क्या करना है, हमको जंगलों में जाकर शिकार करना है, पशुओं को लाना है, मछली पकड़ना है। ठीक है, तो कृषि कार्य करना, आखेट एवं भोजन संग्रह करना, ठीक है, इसके साथ साथ पशुपालन करना, ठीक है, पशुपालन करना, कृषि करना, आखेट एवं भोजन संग्रह करना, पशुपालन करना और खनन, यानी जो हमारे जो भी खनिज पदार्थ हैं, चाहे वो जमीन की सतह पर हो या जमीन की बहुत भीतर हो, इनको बाहर निकालना, ये सारे काम क्या है? प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित काम है और इनको हम प्राकृतिक क्रियाकलाप में प्राथमिक क्रियाकलाप में रखते हैं। तो वो क्रियाकलाप जिनका जुड़ाव सीधे सीधे प्राथमिक क्रियाओं से है, प्राइमरी एक्टिविटीज से है, उनको हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप क्या है? तो ये सीधे सीधे जुड़े होते हैं विनिर्माण से। किससे? विनिर्माण से, जिसको हम कहते हैं क्या अंग्रेजी में? मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो कच्चा माल है उसको अंतिम वस्तु में परिवर्तित कर देना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग द इंटरमीडिएट्स और द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। तो जब आप कच्चे माल को क्या करते हो? अंतिम वस्तु में परिवर्तित करते हो, तो वो आपका द्वितीय क्रियाकलाप या सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाता है। तृतीयक जो क्षेत्र है वो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है सेवा क्षेत्र से, जिसको आप बोलते हैं सर्विसेज। सेवा क्षेत्र का मतलब क्या है? सेवा क्षेत्र का मतलब है कि जैसे आप संचार करते हैं, अलग चैप्टर है उसको हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं।
जैसे आप संचार करते हैं, जैसे आप परिवहन में जाते हैं, ठीक है, जैसे आप शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें सेवा की सेवाएं, सर्विस सेक्टर है। चतुर्थक क्रियाएं जो है ये होती है उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा करना या शोध, जो रिसर्च होते हैं, ये सारे जो काम होते हैं, नॉलेज वाला, जो नॉलेज बेस इकोनॉमी जो भी होती है, तो ये चतुर्थक क्रियाएं हैं, ठीक है। एक और क्रिया आप जुड़ गई है पंचम क्रिया, जिसमें नीति निर्माण होता है, लेकिन कम से कम ये 4 क्रियाएं आपको जाननी है। तो ये जो चैप्टर है वो प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित चैप्टर है, जिसमें वो सारी क्रियाकलाप जो धनोपार्जन के लिए किया जाता है, जो प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है, जो प्राकृतिक आपके संसाधन है उसका इस्तेमाल करके किया जाता है, जिसमें कोई मशीन नहीं है, कोई नए प्रोडक्ट्स को नहीं बनाना है, वो कहलाती हैं प्राथमिक क्रियाएं। तो आइए इस पर थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। मानव और उसके समस्त क्रियाकलाप जो हैं वो किससे होंगे? वो पर्यावरण की उपज है। ये बात बिल्कुल ठीक है, हम मानव भूगोल पढ़ ही इसीलिए रहे हैं कि मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है वो यहां से पता चलता है। जो पर्यावरण की स्थिति है, जो जलवायु है, जो मिट्टी है, जो वनस्पति है, जीव जंतु और जल राशि जो है, ये भौतिक तत्व के योग से बनते हैं। जाहिर सी बात है, ये जितने भौतिक तत्व हैं इन सबका जब योग किया जाता है, सबको एक साथ जोड़ा जाता है, तब वहां से क्या निकल कर आती है? वहां से फिर मानव और उसके समस्त क्रियाकलाप भी दिखाई पड़ते हैं। और जितनी ये सारी चीजें हैं प्रकृति में, इन सबको एक साथ जोड़ा जाता है, इसका उपयोग भी किया जाता है। पर्यावरण के यह भौतिक तत्व ही मानव के लिए प्राकृतिक संसाधन है। तो जो भी आपको मिट्टी मिली है, जल मिला है, वायु मिली है, पर्यावरण मिला है, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल एलिमेंट्स हैं, भौतिक तत्व हैं, और यही आपके लिए प्राकृतिक संसाधन है। ये बताया क्यों जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि फिर इन्हीं भौतिक तत्वों का यूज करके या इन्हीं पर्यावरणीय संसाधनों का इस्तेमाल करके जब आप कोई क्रिया करेंगे तो वो प्राथमिक क्रिया कहलाएगी। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं संसाधनों से करता है, और इसके लिए वह जीविकोपार्जन के अनेक साधन भी क्या करता है? अपनाता है। तो ये जो भौतिक तत्व आपको पर्यावरण से मिले हुए हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं? अपने लिए जीविकोपार्जन के साधन तैयार करते हैं, ठीक है। अपने लिए क्या करते हैं कि नई नई आर्थिक क्रियाओं का जन्म देते हैं। मानव का अपने भौतिक पर्यावरण से अपनी आवश्यकता की पूर्ति से सीधा संबंध हो गया है, और यही मानव के आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं, जो कई प्रकार के होते हैं। ठीक बात है। तो मानव का संबंध क्या बन गया है? पूरी तरह से भौतिक पर्यावरण से बन गया है, और वहां से फिर मानव क्रियाकलाप करता है, और यही क्रियाकलाप उसका क्या कहलाता है? उसका आर्थिक क्रियाकलाप कहलाता है, जिसके कई प्रकार हैं। अब वो कौन से प्रकार हैं उसकी चर्चा मैंने आपसे अभी कर दी। प्राथमिक भी है, द्वितीयक भी है, तृतीयक भी है, और चतुर्थक भी है। ठीक बात है। तो हम यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप की अवधारणा क्या है, जिस पे ये चैप्टर बेस्ड है कि भाई प्राइमरी एक्टिविटीज असल में होती क्या है। तो जीवन यापन के लिए मानव द्वारा अपनाए जाने वाले वे व्यवसाय जिनका सीधा संबंध भौतिक पर्यावरण से है, वो प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। सीधा बिल्कुल क्लियर कट बात कर दी है, जो मैं आपको अभी यही समझा रहा था। ठीक है। तो जो कुछ भी क्या है, जो सीधा संबंध जिसका भौतिक पर्यावरण से है, यानी फिजिकल इन्वायरमेंट से जिस क्रियाकलाप का सीधा सीधा संबंध है, वो प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है, या उसको हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। इसमें भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो प्राथमिक व्यवसाय आप किसको कहेंगे? तो वो व्यवसाय या वो क्रियाकलाप जिसका संबंध सीधे सीधे पर्यावरण के संसाधनों से है, वो प्राथमिक क्रियाकलाप या प्राथमिक व्यवसाय कहलाएगा। क्योंकि इन व्यवसायों के अंतर्गत मनुष्य जो है वो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करके उनसे अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। बहुत क्लियर कट बात कर दी गई है कि मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य को पर्यावरण से या प्रकृति से जो संसाधन मिले हैं, जैसे मान लीजिए उसको मिट्टी मिली है, उस मिट्टी का इस्तेमाल करके वो उसमें खेती करेगा, है ना। उसको लेट सपोज मान लीजिए वो कहीं जो है ऐसी मिट्टी है जो वहां पर अलग अलग तरह की चीजें उगाई जा सकती हैं, तो जैसी मिट्टी वहां को जो सपोर्ट करेगी वही इसी तरह का अनाज वो उगाएगा। कहीं पर मान लीजिए खनिज मिले हैं, तो वहां पर जैसे मान लीजिए आप जो मिडिल ईस्ट वाले देश हैं, जो इराक, अरब, ये सारे जो देश हैं, इनको तेल मिला है प्राकृतिक संसाधन से, तो इनकी आर्थिक क्रियाएं भी वही उसी अनुसार चलेंगी। तो ये सारी चीजें जो है अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति, ये जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, इन्हीं के इस्तेमाल से मनुष्य पूरा करता है। ठीक है। अब वो उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मनुष्य क्या करेगा? वनों से संग्रहण करेगा, भाई जंगलों में जाएगा, वहां कोई औषधि लाएगा, फल लाएगा, फूल लाएगा। और अब तो पहले तो लोग अपने इस्तेमाल के लिए करते थे, अब तो इसका वाणिज्यिक इस्तेमाल होने लगा है। अब तो जंगलों से, अब देखोगे ना, ये ऐड आएगा कि भाई देखिए ये हिमालय के नमक से बनी हुई ये फला नमकीन है, या ये टूथपेस्ट है ना। तो अलग अलग जड़ी बूटियों का व्यापार बाजार किया जा रहा है। लकड़ी काटना, आखेट यानी कि शिकार करना,
घास के मैदान में पशु चराना, जिसको पशुचारण कहते हैं, पशुओं से दूध निकालना, मांस और खाले आदि प्राप्त करना, खाले यानी उसकी चमड़ी निकालना, नदी झीलों और समुद्रों से मछली पकड़ना, खानों से खनिज निकालना, जो खान है जमीन के भीतर उस माइंस, उससे खनिज निकालना, सदूध मांस और खाल उपजाऊ मैदानी में कृषि करना, ये सब प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण हैं। तो मुख्य रूप से मोटा मोटा क्या आ जाएगा, एक तो कृषि कार्य, ठीक है, फिर से लिख रहा हूं, दूसरा पशुचारण, ठीक है, तीसरा आखेट और भोजन संग्रह, इसमें मत्स्य पालन सब आ जाएगा, भोजन यानी मछली पालना, भोजन संग्रह एवं आखेट, ठीक है, इसके अलावा खनन, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलाप में यही चीजें आती हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा? किसी को कोई डाउट भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना लिखते रहिएगा, सब कुछ हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कृषि, पशुचारण, भोजन संग्रह, आखेट, खनन, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूप से काम आएंगी। जीवन यापन के लिए मानव द्वारा अपनाए गए व्यवसाय जिनका सीधा संबंध भौतिक पर्यावरण से होता है वो प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले फिर बताया और फिर हम वहीं पर आ रहे हैं ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। तो जीवन यापन करने के लिए जो भी व्यवसाय मनुष्य अपनाता है जिसका संबंध किससे होता है, सीधे सीधे फिजिकल इन्वायरमेंट या भौतिक वातावरण से हो, वो क्या कहलाता है, वो प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। नेक्स्ट हम आएंगे आखेट एवं भोजन संग्रह पर। और आखेट और भोजन संग्रह क्या है, जैसे मैंने बताया था कि पुराने समय में भी ऐसा होता था कि लोग शिकार पर जाते थे और भाई मान लो वहां बाजार नहीं है, वहां कृषि नहीं है, तो भाई उन्हीं पशुओं को पकड़ना पड़ेगा, मार के खाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आखेट और भोजन संग्रह में आती थी, ठीक है। तो सभ्यता के प्रारंभिक दिनों में आदि मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए समीपीय वातावरण पर दो कार्य विशेष रूप से करता था। तो जो उसके आसपास का वातावरण होता था उस वातावरण के हिसाब से दो तरह के काम मुख्य रूप से मनुष्य करता था अपने जीवन यापन के लिए। पहला निर्भर था वो पशु आखेट पर, यानी वो जानवरों का क्या करता था, शिकार करता था। सबसे पहला काम क्या करेगा, वो शिकार करेगा जानवरों का। दूसरा, जंगलों से खाने योग्य जंगली कंदमूल एकत्रित करेगा। तो ये इसको क्या कहा जाता था, आखेट या भोजन संग्रह। वो क्या करेगा, या तो जाकर जंगल में शिकार करेगा या वहां से जाकर क्या करेगा, कुछ फल मूल या इस तरह की चीजें खाने के लिए इस्तेमाल करेगा और वहां से ले आएगा, ठीक है। जो अधिक ठंडा प्रदेश होगा जैसे टुंड्रा प्रदेश या अधिक गर्म जो प्रदेश होगा वहां पर ये ज्यादातर देखा जाता है। अब आप समझो ना, या विषुवत रेखा जो है मान लीजिए, या भूमध्य रेखा है, जहां पर क्या होगा, भूमध्य रेखा में हालांकि लोग रहेंगे ही नहीं ज्यादा, लेकिन जहां पर बहुत गर्मी पड़ेगी या जहां पर बहुत ठंडक पड़ेगा वहां भाई खेती तो हो नहीं सकती। जब खेती नहीं होगा तो क्या करेगा, लोग मछली पकड़ लेंगे कहीं जाकर या किसी जानवर को मार के खाएंगे। तो ये चीजें हमें क्या करनी चाहिए ना, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को डेवलप करके थोड़ा सा अपने विचार को बढ़ा के सोचना चाहिए। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चन आ जाए कि भाई निम्न में से किन जगहों पर भोजन आखेट ज्यादा होगा, भोजन संग्रह और आखेट ज्यादा होगा, तो अब आप जाहिर सी बात है कि जो उष्णकटिबंधीय इलाके हैं या जो ऐसे इलाके जहां पर ज्यादा मानव सभ्यता रह रही है वहां पर तो ये होगा नहीं। जहां पर बहुत ठंडे जगह है, टुंड्रा टैगा वाले देश हैं, है ना, या ध्रुवीय इलाके हैं, वहां पर ये ज्यादा होता है। मानव आखेट द्वारा अपना जीवन यापन करते थे, यद्यपि आज मत्स्य ग्रहण का आधुनिकीकरण हो चुका है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो मत्स्य ग्रहण है ना, मछली पालन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन अब इसका क्या हुआ है, अब इसका बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। मछली पकड़ने की जहाजें बन रही हैं, बहुत तरह तरह के जाल बनाए जा रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री लग रही है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन ये बहुत प्राचीन समय से मछली पालन जो है या मछली पकड़ना जो है या भोजन ग्रहण करना, संग्रहण करना, ये एक प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राथमिक क्रिया के रूप में देखी जा रही है। ठीक बात है। अच्छा, अगर आप विश्व के दो भाग मुख्य रूप से देखें, क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं कि भाई विश्व के दो भाग बताइए जहां पर भोजन संग्रह ज्यादा किया जाता है। तो जो उच्च अक्षांश है, देखो क्या है ना, ये इस तरह आपका ये पृथ्वी होती है और ये है आपका भूमध्य रेखा, तो ये 0 डिग्री होती है। और जो उच्च अक्षांश है ना, जितना ये ध्रुव के ऊपर है, मान लो यहाँ पर ये ठीक है, तो ये जो उच्च अक्षांश वाले इलाके हैं जिसमें उत्तरी कनाडा है। अब आपको पता ना, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें कनाडा और अमेरिका इस तरह के देश हैं। उसमें भी जो क्या है, जो उत्तरी कनाडा है ऊपर की तरफ, उधर बगल में अलास्का वाला जो पूरा क्षेत्र है, तो उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया यानी जो यूरोप, ये रशिया वाला इलाका है और यूरोप वाला इलाका है उत्तरी, और दक्षिणी चिली जहां पर क्या है, एक तरह से डिजर्ट एरिया ज्यादातर होते हैं। तो जो चिली यानी उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का देश, उसका जो दक्षिणी भाग है, इसके अलावा उत्तर कनाडा का देश, तो ये सारे इसमें आते हैं। और निम्न अक्षांश में देखें तो अमेजन बेसिन, अगर आप नीचे के अक्षांशों में देखें तो अमेजन बेसिन जाहिर सी बात क्या है,
अब ये क्या है, ये भूमध्य रेखा के आसपास के इलाके हैं जो बहुत घने जंगल होते हैं, बहुत बारिश होती है, यहां पर कृषि नहीं हो सकती, तो वहां पर भी होता है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में होता है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया इसका आंतरिक प्रदेश। तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां बहुत लोग निवास भी करते हैं, लेकिन वहां पर जो प्रिमिटिव इलाके हैं, पुराने इलाके हैं, वहां पर ये देखा आ जाएगा। तो आप यहां पर भोजन और आखेट संग्रह में इन इलाकों को देख सकते हैं। ठीक है, भोजन संग्रह और आखेट में विश्व स्तर पर भोजन संग्रह का ज्यादा महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, बात बिल्कुल ठीक है। तो आजकल के जमाने में जो भोजन संग्रह है, जंगलों से जाकर भोजन इकट्ठा करना, जंगलों से जाकर मछली या बहुत ज्यादा शिकार करके ले आना, अब इसका बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड हो गया है और पूरी दुनिया में कोई कंपटीशन करने वाली ये चीज नहीं है। यहाँ थोड़ा सा मत्स्य पालन का भी है, लेकिन फिर भी इसका इतना इंपॉर्टेंस अभी नहीं है, और इसीलिए जाहिर सी बात है ये एक्टिविटीज धीरे धीरे कम भी हो रही है। कई प्रकार की अच्छी किस्म वाली जो कृत्रिम उत्पाद हैं, उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रह करने वाले समूहों के उत्पादों का स्थान ले लिया है। तो जो आप जंगलों से पुरानी चीजें लेकर आते थे, अब आप देखो ना, जंगलों की औषधि जो जड़ी बूटी है वो कितने मेडिकल स्टोर में मिलेगी, लेकिन अंग्रेजी दवाइयों ने उनका जगह ले लिया है, जो एलोपैथी दवाइयां हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो भोजन संग्रह का करने का पूरा पद्धति था, अब वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं है, अब वो इतना ज्यादा डिमांड उसकी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब बात इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो पशु चारण आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से ही जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशुपालन के विषय में सोचा। देखिए कैसे एक एक चीज क्रम आ रहा है। यानी शुरू में पहले सबसे शुरुआती दौर में क्या था, पशु आखेट था कि केवल हम क्या करेंगे, हंट करेंगे, शिकार करेंगे, गैदरिंग करेंगे और वहां से कुछ चीजें ले आएंगे। फिर उन समूहों को ये लगा कि नहीं नहीं, केवल हमको शिकार करने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना चाहिए, पशुपालन भी करना चाहिए। हमें पशुओं को पालना चाहिए, उस पालने से फिर हम क्या करेंगे, उससे दूध भी निकाल लेंगे, चमड़ा भी निकाल लेंगे, ऊन भी निकाल लेंगे, है ना, और हमेशा हमको एक स्रोत इसका बना रहेगा। तो फिर धीरे धीरे दुनिया में क्या होने लगा, पशुचारण भी होने लगा, पशुओं को पाल के उनको चराना, ये सब होने लगा। विभिन्न जलवायुविक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। बिल्कुल ठीक बात। कहीं पर ऊंट पाया जा रहा है तो ऊंट वाले लोगों ने ऊंट को पालना शुरू किया, कहीं पर गाय भैंस मिल रही है उसको पालना शुरू किया, कहीं पर भेड़ें ज्यादा मिल रही हैं उसको पालना शुरू किया। तो अलग अलग जलवायु में जो चीजें प्राप्त हो रही थी, लोगों ने उसको अपना पालतू जानवर बनाना शुरू किया। भौगोलिक कारक और तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। तो आपने सुना होगा ना, डेयरी फार्म्स, ठीक है ना, डेयरी फार्म या पोल्ट्री फार्म जो होता है, ठीक है, जिसमें मुर्गा पालन होता है या मान लीजिए गाय भैंस का पालन होता है। तो अब ये क्या हो गया है, इसका थोड़ा सा क्या हो गया है, व्यवसायीकरण हो गया है, वाणिज्यिकीकरण हो गया है या कॉमर्शलाइजेशन हो गया है। अब दुनिया में जैसे डेनमार्क का इलाका है, ऑस्ट्रेलिया का इलाका है, भारत का इलाका है ना, कई सारे दुनिया के ऐसे इलाके हैं जहां पर डेयरी उत्पाद, पशुपालन करना, उससे पैसा बनाना, है ना, दूध बेचना, दूध के और प्रोडक्ट्स बेचना या चमड़ा बेचना, ये सब अब धीरे धीरे क्या हो चुका है, एक तरह से इसका व्यवसायीकरण हो चुका है पूरी दुनिया में। अब एक बात देखते हैं, चलवासु पशुचारण। ये बहुत सवाल से पूछता है कि भाई चलवासी पशुचारण क्या है, इस पे सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह का व्यवसाय रहा है, बहुत पुराने समय से जीवन निर्वाह करने का तरीका रहा है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहते थे। बिल्कुल ठीक बात। तो वो क्या करते थे कि वो एक जगह, एक तो ठिकाना भी नहीं रहेगा जल्दी उनका, और वो पशु पालेंगे, उसी पशु से अपना भोजन भी पाएंगे मार के, उसी से अपना औजार भी बना लेंगे, है ना, वो एक तरह से उनके औजार का भी काम, हड्डियों से भी औजार बनाए जाते थे बहुत ज्यादा कई बार तो, ठीक है, यातायात के लिए उसी से कहीं आएंगे जाएंगे। तो ये सब चलवासी पशुचारण का उदाहरण था, ठीक है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन वस्त्र के लिए इस पर निर्भर था। इन पशुचारक वर्गों को अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे, एक क्षेत्र बना लेंगे, वहीं आप पशुओं को चलाएंगे, वहीं चराएंगे, सबका अपना अपना क्षेत्र इसमें बटा रहता था। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते थे। जाहिर सी बात है, जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, यहाँ गाय बैल प्रमुख पशु हैं, लेकिन जो सहारा का मरुस्थल है पूरा बड़ा सा, वहां, और एशिया का जो मरुस्थल है, वहां पर भेड़ बकरी ऊंट पाया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका होगा, जो 23 डिग्री के आसपास रहेगा, वहां पर मुख्य रूप से आपको गाय बैल ये सब पाए जाएंगे, और पूरी दुनिया में ये चलन है। और जहां पर रेगिस्तानी इलाके हैं, वहां पर भेड़ ऊंट ये सारी चीजें, तो ऐसे लोगों ने उसको पालना शुरू किया। तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय भाग में याक और लामा, ठीक है, तो जो पर्वतीय ऊंचे इलाके में वहां याक बहुत पाए जाते हैं, लामा पाए जाते हैं। आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवी जो बहुत ठंडे इलाके हैं, ठीक है, यहां पर रेनडियर पाला जाता है। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र ये विशेष रूप से देखे जाते हैं, ठीक है। क्या क्या क्षेत्र है, उत्तरी अफ्रीका का अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीपी होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन, तो एक तो ये इलाका है, ठीक है। सहारा क्षेत्र यूरोप और एशिया का टुंडा प्रदेश में है,
और तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप पर है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको रटना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको रखना है। हम मैप प्रैक्टिस वाला भी जब सेशन करेंगे तो उसमें भी आपको क्लियर मैपिंग में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, चलवासी पशुचारण क्या है, इस पर पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। पशुचारण और पशुपालन, तो पशुचारण और पशुपालन व्यवसाय घास के मैदान, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में, टुंड्रा प्रदेशों में किया जाता है। तो घास के मैदानों में, इसके अलावा टुंड्रा प्रदेशों में ये पशुचारण और पशुपालन किया जाता है। पशुओं से क्या क्या मिलता है, मांस, दूध, ऊन, खाल, ये सारी वस्तुएं मिलेंगी। इसमें चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण दो होते हैं, दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। चलवासी तो विशेष रूप से हमने देख लिया। और जो व्यावसायिक पशुचारण है क्या है, चलवासी क्या है कि लोग अपने काम के लिए निर्भर रहने के लिए, यानी अपना उनका काम चल जाए, अपने लिए भोजन, औजार और यातायात मिल जाए, वो चलवासी है। और व्यापारी क्या है, जब उसी को आप पाल पोस कर क्या करेंगे, उससे व्यापार निकालेंगे, उससे फायदा कमाएंगे, तो वो व्यापारिक पशुचारण हो जाएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कृषि पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो कृषि क्या है, विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं। एकदम ठीक बात है। अलग अलग तरह की मिट्टी, अलग अलग तरह की जलवायु, अलग अलग तरह का वातावरण, अलग अलग तरह के रहन सहन की विधियां, ये सारी चीजें कृषि को प्रभावित करती हैं। और फिर कृषि वहां के आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसको भी प्रभावित करती है। जैसे मान लो कहीं टमाटर अच्छा होगा तो टमाटर के सॉस और फैक्ट्रीज लग जाएंगी। ठीक है, कहीं पर गन्ना का प्रोडक्शन होगा तो वहां शुगर मिल्स बन जाएंगी, फिर वहां पर शुगर प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, तो वहां की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है उससे। कृषि खुद जलवायु से प्रभावित होगी और कृषि फिर वहां की अर्थव्यवस्था और रहन सहन को भी प्रभावित करेगी। एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणाली देखी जाती है। ठीक है, कृषि विभिन्न प्रकार के फसल का बोया जाना और पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। एकदम ठीक बात है। कृषि जो है वो कौन सी फसल बोई जा रही है उस पर आधारित है, और पशुपालन भी उस पर आधारित होता है। देखो क्या होता है ना, एक इंपॉर्टेंट शब्द होता है, ध्यान रखिएगा, जिसको कहते हैं मिश्रित कृषि। इसमें क्या होता है कि इसमें आप खेती भी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं। तो आप कौन सी तरह की फसल बो रहे हैं, ये क्या करता है, ये प्रभावित करता है वहां के पशुपालन को भी। मान लो आप ऐसी कोई घास वास भी या बाजरा इस तरह का बो रहे हैं कि पशुओं को भी चारा मिल जाए, तो वो भी चीज उसको प्रभावित करती है। ठीक है, अब देखिए जो मुख्य प्रणालियां हैं कृषि की वो कौन कौन सी हैं। एक तो होता है निर्वाह कृषि। इसमें क्या होता है, आप बेसिकली किसी तरह, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, आप जो है अपना जीवन यापन किसी तरीके से हो जाए उसके लिए खेती करते हैं। उसमें आपका कोई और मोटिव नहीं कि भाई कुछ अनाज निकल जाए और अनाज निकल के मैं कुछ खा लूं, ये होता है। एक होता है आदिकालीन निर्वाह कृषि। इसको जो है बोलते हैं अंग्रेजी में स्लैश एंड बर्न। इसको कहा जाता है कर्तन दहन कृषि। कर्तन दहन कृषि, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे पुराने जमाने में, आदिकालीन समय में, वहां पर क्या होता था कि लोग पहाड़ों पर या जंगलों में जाते थे, जंगल को साफ किया, साफ करके कुछ दिन वहां पर खेती करी, खेती करने के बाद उसको साफ करके उस जंगल को जलाते थे, उसी की राख को वहां उर्वरक बना के खेती किए, कुछ दिन बाद वहां से फिर आगे जाते थे, कहीं और करते थे। तो इसको झूम खेती, मिल्पा खेती भी जानते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। तो ये होता था आदिकालीन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि, यहां पर थोड़ा और उच्च मात्रा में एक जगह रहकर और खेती की जाती थी, अधिक मात्रा में खेती की जाती थी कि ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाया जा सके। रोपण कृषि जो है ये विशेष रूप से एक तरह की वाणिज्यिक कृषि का काम है, प्लांटेशन कृषि। और यहां पर ये क्या है, ये औपनिवेशिक काल में विकसित हुई। जो अंग्रेज जो लोगों को गुलाम बनाते थे, या जहां जहां जाकर उन्होंने अपनी कॉलोनीज या लोगों को गुलाम बनाया, वहां पर इस तरह के कृषि का उन्होंने एक तरह से उसको डेवलप किया कि वहां पे मजदूर सस्ते मिल जाते थे उनको, और फिर रबड़ की खेती, चाय की खेती, कॉफी की खेती, ये सारी खेती यहां पर आ जाती थी। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता है, केवल निर्वाह नहीं करना है, इसमें आप पूरे विस्तृत रूप से अनाज को उगाएंगे, उस अनाज से बेचकर आप पैसा कमाएंगे, चाहे गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो, जैसा भी हो। ठीक है, तो अनाजों का उत्पादन करना, उसको बेचना और उससे लाभ कमाना एक आर्थिक क्रिया के रूप में ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है। मिश्रित कृषि मैंने आपको बताया, जिसमें हम क्या करते हैं, पशुपालन प्लस कृषि। ठीक है, यानी आप पशुपालन भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे, कृषि भी करेंगे। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, मिश्रित कृषि में क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि हम एक साथ कई सारे अनाज उगाएंगे तो मिश्रित कृषि हो जाएगा। नहीं, उसमें आप पशुपालन भी करेंगे, कृषि भी करेंगे। डेयरी कृषि मैंने आपको बताया, इसमें पशुओं को, जानवरों को पाला जाएगा, उससे दूध, खाल, ऊन, दूध के और उत्पाद, ये सारी चीजें निकाली जाएंगी, तो डेयरी कृषि हो जाएगा। एक होता है भूमध्य सागरीय कृषि, जिसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन फार्मिंग। इसमें क्या होता है, यहां पर
खट्टे रसदार फसलें उगाई जाती हैं, जैसे नींबू या अंगूर का उत्पादन होता है, वहां पर शराब का भी उत्पादन होता है। और जो यूरोप जहां खत्म हो रहा है और अफ्रीका के बीच का जो भूमध्य सागर है, उन इलाकों में ये विशेष रूप से प्रचलित है। ठीक है, बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि, तो इसको एक तरह से कहते हैं मार्केट फार्मिंग। जो जहां पर बाजार है उसके बगल में थोड़ी दूर पर खेतों में अनाज को सब्जियों को, फलों को उगाना, जिसको बाजार में पहुंचाया जा सके और उसको वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल करना, ये होता है। उद्यान, छोटे छोटे गमले बनाकर, छोटे छोटे बगीचे लगाकर और उसमें सब्जियों को उगाना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। सहकारी कृषि में क्या होता है कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर सामूहिक प्रयास करते हैं, कोऑपरेटिंग फार्मिंग बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा, इससे क्वेश्चन आता है कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये पहले प्रयोग हुआ और सफल हुआ, तो डेनमार्क का नाम इसमें बहुत ज्यादा आता है, सहकारी कृषि में डेनमार्क। ठीक है, फिर सामूहिक कृषि, ठीक है, इसमें कई फसलों का इस्तेमाल करके कृषि खेती की जाती है। तो ये कुछ कृषि के क्या है, तौर तरीके हैं। इसके साथ एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जो भारत है, भारत में जो कृषि है, भारत में जो कृषि है, यहां पर 3 तरह के फसलें उगाई जाती हैं, या 3 आप सीजन्स कह लीजिए या तरीके कह लीजिए। ये भी बहुत पूछा जाता है, हालांकि वो बुक 2 में आपको मैं कराऊंगा। एक होती है रबी, एक होती है खरीफ और एक होती है जैद। ठीक है, जो रबी कृषि होती है ये शीतकालीन कृषि होती है। ठीक है, ठीक है, जो विशेष रूप से आपका नवंबर से अप्रैल तक ये होती है। इसमें गेहूं सबसे इंपॉर्टेंट फसल है। ठीक है, दूसरा खरीफ होती है, जो कुल मिला जुलाकर जुलाई से नवंबर के बीच तक होती है, और इसमें धान सबसे इंपॉर्टेंट, या पैडी जिसको आप चावल कहते हैं। और जैद जो है वो 2-3 महीने की होती है, अप्रैल से जुलाई तक। इसमें खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन यानी कि जिसको आप तरबूज खरबूज कहते हैं, वो सारी फसलें बोई जाती हैं। तो भारत में एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी कृषि के जो ये तौर तरीके हैं, ये तो पूरी दुनिया में है ही, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और प्राथमिक क्रिया में इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगी, खनन आ जाएगा कि भाई खनन किसको कहते हैं। तो खनन का मतलब होता है कि जो जमीन के यानी कि भूस्तर जो है उस पर या उसके नीचे जो भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद है उसको निकालना, ये खनन कहलाता है। ठीक है, जो हो सकता है कि वो जमीन के सतह पर ही हो सकता है कि वो थोड़ा नीचे भी हो, जिनको निकाला जाता है। तो मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज ने कई अवस्थाएं देखी जा सकती हैं, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग। बिल्कुल ठीक बात है, शुरू में केवल तांबा मिला, फिर ब्रोंज और कॉपर और टीन को मिला के, यानी तांबा और टीन को मिला के फिर कांस्य यानी ब्रोंज आया। ठीक है, जो आप सिंधु घाटी सभ्यता जो पूरी थी। और बाद में जब महाजनपदों का विकास शुरू हुआ, उस समय तक आया लौह युग। यानी जैसे जैसे हमारे खनिज पदार्थ मिलते गए, वैसे वैसे क्या हुआ, वैसे वैसे नई सभ्यताओं का विकास हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, नई सभ्यताओं का विकास हुआ। और आज जो आप पूरी दुनिया में इतना बड़ा टेक्नोलॉजी या इतनी तकनीक या इतनी प्रगति देख रहे हैं, उसमें खनिजों का ही सबसे बड़ा इस्तेमाल है। लोहा है, स्टील है, ये सब न रहे तो फिर कुछ भी संभव नहीं है। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग क्या होता था, केवल औजार बनाने के लिए मुख्य रूप से होता था, औजार बनाना, बर्तन बनाना, हथियार बनाना। लेकिन इसका वास्तविक विकास कब हुआ, जब औद्योगिक क्रांति आई, खास करके जो 18वीं शताब्दी थी। ठीक है, तो जब 18वीं शताब्दी थी तो यूरोप के क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योग बिठाए जाने लगे, और तब खनिजों का सही रूप से और ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, और निरंतर इसका उपयोग फिर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, खनन को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं, तो खनन को लाभप्रदता को 2 बातों पर निर्भर है। एक, भौतिक कारक, यानी कि जिनमें खनिज निक्षेपों का आकार, श्रेणी, कि भाई जो खनिज है वो कितने आकार में है। ऐसा नहीं है कि इतना ही हो कि उसको निकालने में उससे ज्यादा खर्चा हो जाए, वो किस आकार में है, किस जगह पर है, तो भौतिक कारण भी उसको प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारक भी होते हैं, जैसे खनिज की मांग, तकनीकी ज्ञान, उसका उपयोग, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ये सारी चीजें भी होती हैं जो प्रभावित करती हैं। ठीक है, खनन की विधियां कौन सी हैं, तो 2 तरह की विधियां हैं। एक है धरातलीय विधि। जो धरातलीय विधि क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी खनिज है जो बिल्कुल जमीन स्तर पर पाई जा रही है, जैसे मोनोजाइट जो सॉइल्स होती हैं, वहां से यूरेनियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो वहां कुछ धरातलीय होती है और कुछ भूमिगत होता है, जिसमें आपको जमीन के नीचे जाना पड़ता है और वहां जैसे कोयला है उसको निकाल के लाना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। तो ये है आपका पूरा प्राथमिक क्रिया, जिसको आप कह रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, क्या है, अगर हम उसको रिवाइज करना चाहें तो वो आर्थिक क्रियाएं जो भौतिक वातावरण से जुड़ी हुई हैं या उन पर आश्रित हैं, वो प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। आ गई बात समझ में? अच्छा, दूसरी बात यह है कि इन प्राथमिक क्रियाओं का एक क्रम है या एक प्रकार है।
पहला इसमें जो आता है, सबसे पहले से शुरू अगर करें तो आखेट और भोजन संग्रह है। जब क्या था, जब लोग शिकार करके या लोग हंटिंग करके क्या करते थे, शिकार करके जानवरों को लाते थे या जंगलों से भोजन को ग्रहण करके संग्रह करके लाते थे, जुटा कर लाते थे और उनसे औषधियां या खाने पीने की चीजें निकालते थे। फिर धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं नहीं, हमको पशुओं को पालना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। तो धीरे धीरे पशु चारण शुरू हुआ, पशुओं को पालना शुरू हुआ। जब पशुओं को पालना शुरू हुआ तो वहां सर क्या निकल कर आया, जब पशुओं को पालना शुरू हुआ तो वहां से निकल कर आया कि लोग उनसे अपने भोजन के लिए निर्भर होने लगे, लोग उनसे अपने यातायात के साधन के रूप में उन पर निर्भर होने लगे। ये सारी चीजें वहां से चलने लगी। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या हुआ, इसके अलावा आई बात कृषि की कि भाई हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर या कृषि करना है। तो जब कृषि की बात आई तो वहां से फिर क्या हुआ, मिट्टी का इस्तेमाल करके, बीजों का इस्तेमाल करके हमने खेती करनी शुरू की। फिर खेती और पशुपालन को मिलाया तो मिश्रित कृषि हो गई। ठीक है, और अंत में आई बात खनन पर। तो खनन की जैसे जैसे खनन किया जाने लगा, जैसे जैसे जिसको कहते हैं ना कि जो खनिज पदार्थ है उनका जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे खोज हुई, सभ्यताओं का भी विकास हुआ और खनिज पदार्थ पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्राथमिक क्रियाएं हैं। हर वो आर्थिक क्रिया जिनसे हम क्या करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं या धन कमाते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाती है, वो हमारे लिए कहलाती है हर वो क्रिया जिससे हम जीविकोपार्जन करते हैं वो कहलाती है आर्थिक क्रिया। और जो आर्थिक क्रियाएं पर्यावरणीय वातावरण या भौतिक वातावरण से जुड़ी हैं या उन पर आश्रित हैं वो प्राथमिक क्रिया कहलाती है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं कोई दिक्कत या डाउट हो तो जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अपना बहुत ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।